दोस्तों, आज पुनः आपकी इस क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये जो अपनी क्लास है पार्ट अव्यय की पार्ट 2 रह गई थी बीच में, किसी कारण विशेष मैं नहीं ले पाया हूँ। तो आज वापस शुरुआत करते हैं पार्ट 2 क्लास अव्यय की। और 2 अव्यय हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। पहला अव्यय था हमारे क्रिया विशेषण, दूसरा पढ़ा था हमने संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अब क्रिया विशेषण की पहचान मैंने बता दी आपको, संबंध बोधक की कैसे पहचान करनी थी वो बता दी। तो दोस्तों आज की क्लास का आगाज करते हैं और उसमें जो पहला है आज की क्लास का पहला, उसका नामकरण है समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी जो परिभाषा है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों को किसको जोड़ेगा दोस्तों? या तो दो शब्द होगा, जैसे मैं बोल दूं छात्र और छात्राएं, तो छात्र और छात्रा ये क्या है? शब्द है। तो या तो किसको जोड़ेगा? दो शब्द को, या जोड़ेगा दो वाक्यांश, या होगा दो वाक्यों को। तो दोस्तों याद रहे आपको, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ने का काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अब इसमें नाम याद रखना, एक तो होगा दोस्तों समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और वैधिकरण, समानाधिकरण और वैधिकरण, समानाधिकरण और वैधिकरण दो भेद है दोस्तों। यहाँ पर केवल आपको याद रहे भी ये दो भेद होते हैं, बहुत कम चांस बनते हैं इसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाए, लेकिन फिर भी याद रहे समानाधिकरण के 4 भेद और वैधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। तो ऐसे करके दोनों मिलाकर के 8 भेद हो जाते हैं। लेकिन मूल रूप से समानाधिकरण यानी दोनों वाक्यों का समान अधिकरण होगा। वैधिकरण यानी क्या होगा? जो भी सेंटेंस आएगा उसको विभाजित कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैधिकरण कहेंगे। वो दूसरा उस पर वो डिपेंड रहेगा, आश्रित रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वैधिकरण। तो डायरेक्टली हम इसके सीधे जैसे उदाहरण कहेंगे, जैसे सास चुप रही अन्यथा झगड़ा बढ़ जाता, अन्यथा झगड़ा बढ़ जाता। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें क्या? सास चुप रही, ये क्या हो गया? अपना एक वाक्य हो गया, और झगड़ा बढ़ जाता एक वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों के बीच में जोड़ने का जो काम कर रहा है, वो जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है दोस्तों? अन्यथा शब्द। तो अपने की परिभाषा क्या होगी? जो अव्यय शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांश, तो ये क्या है? अभी वाक्य हो गया, इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहेंगे। मैं बोलता हूँ अगला, छाता ले लो नहीं तो भीग जाओगे, नहीं तो भीग जाओगे। तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा? छाता ले लो एक आ गया वाक्य, और भीग जाओगे एक आ गया। तो यहाँ पर क्या? नहीं तो, कौन सा आ गया? नहीं तो। ये अपना क्या होगा? समुच्चय बोधक। कौन सा हो गया ये? समुच्चय। वापस ले लो, छाता ले लो, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो, छाता ले लो क्योंकि बारिश आने वाली है, क्योंकि बारिश आने वाली है, क्योंकि बारिश आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि आ गया। तो ये क्योंकि शब्द इस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। अब दोस्तों और है इसमें, जैसे मैं लिखता हूँ, छात्र एवं छात्राएं पढ़ रहे हैं, छात्र एवं छात्राएं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एवं शब्द आ गया। मैं लिख दूं यहाँ पर, कहानी लिखिए अथवा निबंध, कहानी लिखिए अथवा निबंध। तो किस शब्द से जुड़ा हुआ है? अथवा। इसकी जगह में क्या लिख दूं? या लिख दूं। दोस्तों आपको क्या करना है अभी? और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, यानी, जानो, तो, चूंकि, फिर भी, नहीं तो, इसलिए, वरना, वरन, इतने तमाम जो शब्द होंगे वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने में कहूँगा। आपके हाथ फूल जैसे हैं, अर्थात कोमल है, अर्थात कोमल। तो उस वाक्य को अब क्या है भी, उसको वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ जो शब्द है वो अर्थात शब्द, मतलब समझे नहीं, तो अर्थात यानी क्या है? कोमल है। तो ऐसे जो शब्द वाक्य होंगे उसकी पहचान हो जाएगी अपने कौन से बोधक अव्यय होगा? वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। दोस्तों आपको परिभाषा याद हो चुकी होगी। इसकी जो परिभाषा लिखी थी हमने, जो अव्यय शब्द दो वाक्यों, दो शब्दों और दो वाक्यों को, जो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। और हमने लिखा था इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। और फिर हमने उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश भी कर ली। तो अगला है हमारा जो है 4 नंबर का जो अव्यय होगा, विस्मयादि बोधक
अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब दोस्तों इसमें जैसा नाम है ऐसे इसकी परिभाषा है विस्मयादि। देखो इसमें अगर टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, इसमें संधि हो जाएगी विस्मय प्लस आदि। अब दोस्तों इसमें क्या इसका नामकरण क्या क्या विद्वानों ने विस्मय का क्या कहा था, विस्मय। क्यों, विस्मय के अलावा और भी आदि जो शब्द इसमें आते हैं, भाव आते हैं, इसे हम क्या कहेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अव्यय शब्द क्या क्या भाव प्रकट करते हैं, जिन अव्यय शब्दों से विस्मय, सबसे पहला कौन सा भाव होगा, जैसा नाम है से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय इत्यादि भाव का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जिसमें क्या है विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा और भय, यानी विस्मय के अलावा भी तमाम और एक्स्ट्रा जो भी अन्य भाव है वो भी हमें प्रकट होगा। ये सारे मन के भाव है, इसलिए इसका नाम क्या है भावादि बोधक। कौन सा दोस्तों, इसका नामकरण क्या हो गया भावादि बोधक। अब इसकी एक और पहचान है, आपको पहचान के लिए क्या रखना है कि जो भी शब्द आएगा, जिस शब्दों से हम विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय प्रकट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या आएगा, विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। दोस्तों क्या आएगा, ये इतना सरल है, किसी के भी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहती है, तो आपके भी नहीं होगा। तो जो भी शब्द आएगा उसके साथ क्या लगा हुआ चिन्ह होगा, विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा, विस्मय सूचक चिन्ह जरूर आएगा। जैसे मैं लिख दूं इसमें वाह क्या बात कही, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये शब्द आ गया और इससे पहचान हो गया, इसमें क्या आया गया है। अब जैसे मैं बोलता हूँ हाय बेचारे सूरदास की झोपड़ी जल गई, अब यहाँ देखिए, यहाँ पहचान आ गया हाय, ये आपने क्या है शोक प्रकट किया, तो शोक प्रकट करेंगे तो भी हमारा कौन सा हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ पर वो चिन्ह आ गया अपने, कौन सा विस्मय सूचक चिन्ह आ गया। जैसे बोलते किसी को संबोधन कर, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ, तो आपने क्या कर दिया अभी संबोधन कर दिया, तो संबोधन में भी ये चिन्ह आता है, चिन्ह आते अपना कौन सा हो गया विस्मय बोधक। इसमें बहुत सारे शब्द मैं लिखा दूं आपको, जैसे आपके आ गया ओह, आगे उदाहरण से नहीं लिखें तो भी समझ में आएगा, आगे जो लाइन आएगी उससे पहले अपना ध्यान जाएगा इस शब्द पे, इस शब्द से ही हमारी पहचान होगी तो कौन सा बोधक है विस्मयादि बोधक। जैसे आगे आपके अभी लिखा था वाह, जैसे लिख दिया आपको आहा, ये तो आता है ओ, यहाँ क्या आएगा आहा आएगा। जैसे आगे आपके शाबाश, क्या आएगा दोस्तों शाबाश। जैसे आपके आ गया छी, यानी किसी की नफरत करेंगे, घृणा करेंगे तो क्या लिखेंगे हम छी लिखेंगे। तो तमाम शब्दों के पीछे कौन सा चिन्ह आएगा, एक ही बात ध्यान रखनी जहन में, तमाम शब्दों के पीछे विस्मय सूचक चिन्ह आता है। जिस वाक्य के अंतर्गत विस्मय सूचक चिन्ह दिखे उसे हमें क्या करना है विस्मयादि बोधक अव्यय करना है। अब दोस्तों हमने जो अभी पढ़ा था विस्मयादि बोधक अव्यय, और पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे अव्यय के मुख्यतः भेद होते हैं चार। कितने भेद होते हैं, मुख्यतः चार भेद होते हैं। उसके लिए ट्रिक बनाई थी हमने, समुच्च विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट, समुच्च विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट। तो समुच्च से समुच्च बोधक, विस्मय से विस्मयादि बोधक, और संबंध से संबंध बोधक, और क्रिया विशेषण से मतलब क्रिया विशेषण। अब हमारे जो पांचवें नंबर पे नाम आया था निपात, क्या आएगा दोस्तों निपात। तो निपात एक एक्स्ट्रा है अन्य, जो जिसमें याद रखे जो अव्यय शुद्ध अव्यय की श्रेणी में नहीं माना गया है वो कौन सा है निपात। कौन सा होगा दोस्तों निपात। अब इसकी अगर शाब्दिक रूप से व्याख्या करें तो यहाँ पर क्या होगा, दो शब्द दोस्तों क्या दिख रहा है हमें, नी प्लस पात। क्या दिख रहा है, नी प्लस पात। नी का मतलब होता है दोस्तों, नी का ये उत्सर्ग है, इसका मतलब नी का मतलब नहीं भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में लेंगे विशेष, दो अर्थ होते हैं, नहीं भी होता है और विशेष भी होता है। जैसे मैं बोल दूं निबंध, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नी उपसर्ग लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या विशेष रूप से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है निबंध। क्या कहलाता है दोस्तों निबंध कहलाता है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर नियम, विशेष रूप से यम, यानी क्या है पहाड़ को काल के समय को कहते हैं, इसलिए क्या है विशेष रूप से नियमों में यम में यानी समय के अकॉर्डिंग बंधा हुआ होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है नियम। क्या कहलाता है अभी नियम। और जिसे कोई भी, अब यहाँ नहीं के अर्थ में जिसे कोई डर नहीं हो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं निडर। तो नी का मतलब नहीं भी होता है और नी का मतलब क्या होता है निषेध। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे विशेष। तो यहाँ पर देखो पात, पात का मतलब होता है दोस्तों, अब यहाँ पर इसके भी दो अर्थ है। इस नी का मतलब तो क्या लिया हमने विशेष, क्या लिया दोस्तों विशेष। अब पात का मतलब दोस्तों क्या है, अनेकार्थी शब्द है। अब पात का मतलब पत्ता भी होता है दोस्तों, क्या होता है आपने पढ़ा होगा
जो एक सामने वाले व्यक्ति से दूसरा और अधिक चालाक होता है तो उसे हिंदी में बोला जाता है, एक लोकोक्ति है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो पात का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्ता। लेकिन पात का मतलब क्या है? पत्ता होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम पत्ता नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे गिरना। क्या लेंगे दोस्तों? गिरना। पात का मतलब क्या है? गिरना। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कहीं पर सर्दियों के दिनों में बर्फबारी होती है तो उसे हम कहते हैं हिमपात हुई। क्या हुई दोस्तों? हिमपात। और उल्का गिरते कहते हैं उल्का पात। तो पात का मतलब क्या हुआ? गिरना। तो यहाँ पर विशेष रूप से गिरना, मतलब इसकी परिभाषा इसमें से निकलेंगे, विशेष रूप से गिरना। विशेष रूप से गिरना का मतलब क्या है? निपात एक ऐसा अव्ययी शब्द है जो किसी शब्द के साथ आकर के उसे विशेष बल प्रदान करेंगे, यानी एक शब्द ऐसा होगा उस शब्द के उच्चारण करेंगे तो ज़्यादा जोर लगेगा, इसलिए इसका नाम है। निपात का दूसरा नाम है दोस्तों बलाघात। आपकी क्या लग रहा है? बल का आघात लग रहा है, इसलिए दूसरा नाम क्या हो गया? बलाघात। क्या हो गया दोस्तों? बलाघात। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो अव्ययी शब्द किसी शब्द के साथ प्रयुक्त होकर उसे विशेष बल प्रदान करता है उसे निपात कहते हैं। उसे निपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निपात कहते हैं। मतलब एक बल लगेगा इसमें। कौन, जैसे साधारण कौन से शब्द प्रचलित है इसमें? जैसे पहचान के शब्द है इसमें, पहचान के शब्द ही, भी, तक, मात्र, सिर्फ, केवल इत्यादि। ही, भी, तक, मात्र, सिर्फ और केवल। ही, भी, तक, मात्र, सिर्फ और केवल। एक शब्द ऐसा है जिसको आप जोड़ लगाओ। जैसे देखो, इस एक उदाहरण से आपको पहचान हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँगा राधा तो आई ही नहीं। राधा तो आई ही नहीं। अब देखो यहाँ पर किस पे जोर पड़ा है? राधा तो आई ही नहीं। राधा तो आई ही नहीं। तो कौन से जोर, किस पे जोर पड़ा है? हमें ही शब्द पे जोर पड़ा। तो देखो आपने पहचान में लिखा था ही, भी, तक, मात्र, सिर्फ, केवल। तो एक शब्द ऐसा आएगा जिस वाक्य में, उस वाक्य को बोलने पर आपका जोर लगेगा, बल लगेगा, इसलिए उससे क्या कहा हमने? बलाघात। क्या लगा है हमें? बलाघात। जैसे मैं बोल दूँ वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। अब दोस्तों इस वाक्य को हम पढ़ेंगे। वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। किस पे जोर पड़ा है? अभी तक पे। एक शब्द ऐसा आएगा जिस पे जोर पड़ता है। जोर पड़ता था हमारा कौन सा कहलाएगा? वो निपात या बलाघात। जैसे और लिख दूं, कपिल फुटबॉल ही खेलता है। कपिल फुटबॉल ही खेलता है। तो यहाँ पर भी किस पे जोर पड़ा दोस्तों? इसमें प्रश्न पूछने के लिए भी निपात का प्रयोग किया जाता है, या मना करने के अर्थ में भी निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं खिड़की की तरफ मत देखो। खिड़की की तरफ मत देखो। यहाँ पर देखो नेगेटिव वाक्य, मना कर दिया। एक किस शब्द पे जोर पड़ रहा है अभी? मत पे। तो ये भी आपके क्या है? मत देखो, ये जोर पड़ गया, इसलिए वो बलाघात क्या कहलाएगा? निपात। ही, भी, तक, मात्र। मैं बोल दूं मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है। मेरे पास मात्र 10 रुपये। मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो मात्र, सिर्फ, केवल दोस्तों इनमें से सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं वाक्य के अंतर्गत। तो ये भी आपको याद रहे। तो ये इन शब्दों से पहचान हो जाएगी। ही, भी, तक, मात्र, सिर्फ, केवल। ये आए तो अपना कौन सा हो जाएगा? निपात अव्यय हो जाएगा। जो और फिर आपको याद रखना, ये जो अव्यय और शुद्ध अव्यय की श्रेणी में गिना नहीं जाता। इसलिए मुख्य भेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 ही होते हैं। मुख्य भेद कितने होते हैं अव्यय के? 4। ये जो अपनी क्लास थी आज की, जो अव्यय या अविकारी शब्द, जो तमाम जो भेद थे, तमाम भेदों को हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की क्लास है, यहीं हम विश्राम देते हैं इस क्लास को। आगे वाली अगली जो क्लास होगी उसमें जो हमारा जो नया टॉपिक होगा वो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।